तो अभी हम लोग स्टार्ट करने हैं वायरोलॉजी से, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस से, हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो बिलोंग करता है हिपेडना वायरिडी से, ठीक है। उसका साइज डायमीटर में 42 नैनोमीटर होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस दो टाइप के होते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस और एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट में 99% जो है वो रिकवरी के चांसेस होते हैं, 1% वो फुलमिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पुअर प्रोग्नोसिस होने की वजह से डेथ हो जाता है। उसके बाद क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक जो होता है वो कभी क्योर नहीं होता और बहुत ज़्यादा रेयर होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रोनिक वाला आगे जाके HCC सिरोसिस और SCC सिरोसिस और कैरियर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 60 to 90 डेज, यानी कि 2 से 3 महीने। उसके बाद ये होगा इसका स्ट्रक्चर, अपन ये बना सकते हैं। ये हेपेटाइटिस बी एंटीजन सरफेस एंटीजन होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए उसके बाद ये न्यूरोकास्पिड। उसके बाद कल्चर की बात करें तो कल्चर में हम लोग देखेंगे कि ये इन विट्रो कल्चर इसमें नहीं होता है। हेपेटाइटिस वी जो प्रोटीन होता है वो क्लोन होता है बाय ईस्ट एंड बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 60 डिग्री पे 60 मिनट्स सरवाइव कर सकता है बैक्टीरिया, बट 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये डीएक्टिवेशन के लिए फॉर्मल एल्डिहाइड और ग्लूटल एल्डिहाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो पैरेंटल रूट से, ओरल फ्लूइड से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, आईवी ड्रग्स अब्यूज से, ठीक है। वर्टिकल रूट से यानी कि प्लेसेंटा से मदर से प्लेसेंटा में, ये सारे इसके रूट्स होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग वही देखेंगे। हेपेटाइटिस बी में हम लोग ने देखा था, हेपेटाइटिस बी में 5% कैरियर के केसेस जो होते हैं वो रिकवरी के केसेस होते हैं। उसके बाद 65% क्लिनिकल केसेस होते हैं जो 100% रिकवरी देते हैं। 25% एक्यूट होते हैं जो 99% रिकवरी देते हैं, प्लस 1% वो फुलमिनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्रोनिक के 10% क्रोनिक के केसेस जो होते हैं वो सिरोसिस में और HCC में कन्वर्ट होते हैं और डेथ करवा देते हैं। लैब डायग्नोसिस में हम लोग देखेंगे, हम लोग को ये देखना है, ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, सरफेस है, ये अंदर वाला कोर है, डीएनए है, HBC, ठीक है, कोर एंटीजन। तो HB सरफेस एंटीजन के लिए और 2 एंटीजन होते हैं। सबसे पहले तो HBS सरफेस एंटीजन और HBE एंटीजन, ठीक है। और एंटीबॉडी होती है 4, और अंदर वाले ये 2 जो है वो ब्लड में लीक होते हैं। कोर एंटीजन भी होता है बट वो ब्लड में लीक नहीं होता, तो ये दोनों को ही हम लोग एंटीजन की तरह कंसिडर करते हैं। तो जैसे HBS एंटीजन के लिए बनेगा HBS एंटीबॉडी, वैसे ही सेम HBE एंटीजन के लिए बनेगा HBE एंटीबॉडी। और HBC मतलब कोर एंटीजन के लिए 2 एंटीबॉडीज बनेंगे। HBC एंटीबॉडीज 2 होते हैं, IgM और एक IgG। अब निकलने के लिए इसमें हम लोग ने, मैंने क्या बताया था, ओनली दिस 2 लीक्स, मतलब कि एंटीजन S और एंटीजन E ही लीक होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये दोनों लीक होते हैं ब्लड में, इसलिए इन दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो उसके हिसाब से 2 एंटीजन होते हैं, सरफेस एंटीजन, E एंटीजन, क्या 4 एंटीबॉडी होती है। अब इसका सीक्वेंस देखेंगे कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले कोर IgM एंटीबॉडी आता है, उसके बाद E एंटीबॉडी आता है, उसके बाद कोर IgG एंटीबॉडी आता है, उसके बाद सरफेस एंटीबॉडी आता है, मतलब इनर से लेके आउटर आता है। तो ये था हमारा। और हाँ, सरफेस में जो एंटीजन एंटीबॉडी होती है, सरफेस का एंटीजन इन्फेक्शन करवाता है तो एंटीबॉडी उसका इम्यूनाइजेशन करवा देता है, उसका रिकवरी करा देता है। और सेम ई की बात करेंगे तो इसमें
एंटीजन और एंटीबॉडी रहती है। तो एंटीजन जो है वो क्या करता है, इन्फेक्टिविटी करवा देता है, और इसमें भी इन्फेक्टिविटी, एंटीबॉडीज भी इन्फेक्टिविटी। तो ये था हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरल मार्कर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। जो मैंने अभी बताया था एंटीजन एंटीबॉडी का लास्ट में, वही है वो सेम। हम लोग एक बार इसको देख लेते क्या है। HB सरफेस एंटीजन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, ठीक है। HB एंटीबॉडी, जैसे कि इसका एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी भी बनेगा, और टोटल मिला के क्या होता है HBCAB कोर एंटीबॉडी, HBCA कोर एंटीबॉडी होता है पेशेंट में। सरफेस एंटीबॉडी क्रोनिक केसेस में और एक्यूट केसेस में होता है। तो HBS एंटीजन के लिए HBS एंटीजन दोनों में होता है, HBS। बट एक्यूट कैसे पता चलेगा, IgM यानी कि कोर एंटीजन IgM जो रहता है वो बन रहा है। अगर IgM एंटीबॉडी बन रहा है तो ये एक्यूट है, अगर IgG बन रहा है तो क्रोनिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्वोलप। IgC एंटीजन वही सेम। तो पेशेंट को अगर रिकवरी की टेस्ट करना है तो HBS एंटीबॉडी, HBC एंटीबॉडी रहेगा, टोटल मिला के HBCAB बनेगा। तो हेपेटाइटिस का 3 हम लोग को देखने को मिलता है। एक सरफेस एंटीजन होता है, एक एनवेलप एंटीजन होता है, एक कोर एंटीजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो सरफेस में हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनाता है, जो कि ब्लड में पॉजिटिव देखने को मिलता है। पर्सन जो इन्फेक्ट होता है हेपेटाइटिस बी से, इफ देयर इज नो हेपेटाइटिस बी यू विल गेट नेगेटिव रिजल्ट। मतलब जैसे मैंने बताया था, सरफेस वाला और एक एनवेलप वाला, ये दोनों ब्लड में पाया जाता है। तो अगर ये ब्लड में नहीं पाया जा रहा है तो उस पेशेंट में जिनको हेपेटाइटिस है तो इसको नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब हेपेटाइटिस इन्फेक्शन नहीं है, उसको पॉजिटिव आ रहा है, मतलब है, ठीक है। सेम वैसे ही आएगा एनवेलप का, फाउंड बिटवीन द कोर एंड सरफेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस और कोर के बीच में पाया जाता है। फॉल एट द स्पेस इन बिटवीन टू रिलीज द रेप्लिकेंट ऑफ वायरसेस। If hepatitis B E antigen is present in the blood, the acute phase of the antigen infection correlate with their infectivity rate, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है, पॉजिटिव आता है। अब ये फाउंड होता है इनसाइड, कोर एंटीजन फाउंड होता है इनसाइड हेपेटाइटिस बी वायरस। कोर एरिया ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस डू नॉट सर्कुलेट इन द ब्लड, so blood test is not helpful for this because relevant when we टॉक अबाउट द एंटीबॉडीज, ठीक है, तो समझ गया। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मानी HIV वायरस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो HIV का पॉजिटिव एजेंट जो होता है एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है HIV, ठीक है। HIV इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द एड्स, बिलोंग्स टू द फैमिली और सब ग्रुप रेट्रोवेरिडे, ठीक है। अब HIV जो होता है वो ह्यूमंस में किससे डिलीवर हुआ है या फिर किससे एक्वायर्ड हुआ है, वो चिंपैंजी के थ्रू एक्वायर्ड हुआ है, ऐसा बिलीव किया गया है। उसके बाद फर्स्ट केस जो था एड्स का, जो फर्स्ट केस था वो 1981 में देखा गया था। उसका HIV-1 जो बनाया गया उसकी रिकवरी के लिए वो 1983 में देखा गया। उसके बाद 1 दिसंबर को एज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक स्पेरिकल एनवेलप वायरस है ये, ठीक है। अब एनवेलप जो है वो 2 चीज़ों से बना होता है, लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड पार्ट जो होता है उसका, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड पार्ट से बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका प्रोटीन पार्ट। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन GP120 जो होता है वो मशरूम शेप का होता है और वो यूज़ किया जाता है अटैचमेंट के लिए वायरस के। अब ग्लाइकोप्रोटीन GP41 जो होता है वो रॉड शेप का होता है, वो फ्यूजन के लिए होता है।
उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थर्ड स्टेप में HIV जीन्स और उसके बाद हम लोग देख रहे थे आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट HIV जीन्स और एंटीजन के बारे में। तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और 6 नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिनको हम लोग रेगुलेटरी जीन्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल कौन से होते हैं? गैग, पोल और इन्व। ये देखिए गैग, पोल और इन्व। और नॉन स्ट्रक्चरल में 2 होते हैं, एक असेंशियल होता है, एक एक्सेसरीज होता है। असेंशियल में हम लोग देख रहे थे, असेंशियल में आएगा टैट, नेफ और रेव। और एसेसरीज में आएगा हमारा विफ, विपर और विपू। उसके बाद हम लोग ये डायग्राम देखेंगे एनवेलप और नियोकस्पिड में हम लोग देखेंगे कि RNA की सबसे पहले तो इसका सिमेट्री जो होता है कॉसाहेड्रल होता है। RNA की 2 कॉपीज देखने को मिलेगी इसके अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंजाइम, इंटीग्रेज और प्रोटीज, ये 3 चीज़ देखने को मिल सकता है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में तो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, पैरेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू, प्रीनेटल ट्रांसमिशन और ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। लाइव डायग्नोसिस में हम लोग को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है, वायरस आइसोलेटेड टेस्ट होता है, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है और एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। और जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं इसमें टोटल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स और IgG और IgA लेवल्स देखने को मिलता है। ठीक है, टेस्ट फॉर ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फंगाई वो सब देखने को मिलता है। तो वायरल न्यूक्लियस जो एसिड टेस्ट है जो कि हमारे स्पेसिफिक टेस्ट में आता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करना पड़ता है। आफ्टर दैट फॉर द डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड। उसके बाद एंटीजन डिटेक्शन में सिंपलेस्ट हम लोग एक कॉमन एनवेलप टेक्निक होता है डायग्नोसिस के लिए, जिसमें सेवरल वीक्स और मंथ भी लग जाते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। फिर अपॉर्चुनिटिक्स इन्फेक्शन जो देखा जाता है HIV में, उसमें बैक्टीरियल में आता है माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, सैल्मोनेलस। उसके बाद वायरस में देखा जाता है CMV, हर्पीस वायरस। उसके बाद कैंडिडियासिस, माइसिटोमा में कैंडिडियासिस आता है। पैरासाइटोलॉजी में टॉक्सोप्लाज्मोसिस आता है। ठीक है, उसके बाद विंडो पीरियड क्या होता है? ये टाइम होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड व्हेन एन HIV टेस्ट कैन ऑकर। मतलब जब से वो इन्फेक्शन हुआ है तब और जब तक वो डिटेक्ट नहीं हो जाता उस पीरियड को हम लोग विंडो पीरियड बोलते हैं। इसका लेंथ वैरी कर सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में 10 से 33 दिन लग जाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग को 18 से 45 दिन लग जाते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट में 23 से 90 दिन लग जाते हैं। पर्सन जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है HIV टू अदर विंडो पीरियड में रह के भी, अगर वो नेगेटिव रहेगा तो भी, बिकॉज वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलियो वायरस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी। ये स्पेरिकल होता है और 27 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। आइकोसाहेड्रल इसकी सिमेट्री होती है। RNA वायरस होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंड्स RNA देखने को मिलता है और नॉन एवलप्ड होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 1 महीने तक सर्वाइव कर सकता है और 20 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 1 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और ये इनएक्टिवेट कब होता है? जब हम लोग 55 डिग्री सेल्सियस इसको 30 मिनट्स तक देंगे तब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसकी प्रोफाइलैक्सिस की बात करेंगे तो पैसिव इम्यूनाइजेशन देंगे फॉर इट्स प्रोफाइलैक्सिस, और साथ ही साथ हम लोग ओरल पोलियो वायरस देंगे। उसके बाद उसके हम लोग टाइप्स की बात करेंगे तो उसके 5 टाइप्स होते हैं कि इनएप्रोप्रिएट पोलियोमाइलाइटिस, एक होता है मेजर पोलियोमाइलाइटिस, माइनर पोलियोमाइलाइटिस, एक होता है पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस और एक होता है नॉन पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। तो अभी हम लोग देखेंगे पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो फ्यूअर इसमें देखने को मिलता है। ये जो फॉर्म है वो 1% से कम लोगों में देखने को मिलता है। ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एसिम्टोमेटिक होता है, मतलब कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, कुछ माइल्ड सिम्टम्स को छोड़ के, जैसे हेडेक हो गया, नोजिया हो गया और सोर थ्रोट हो गया,
फीवर हो गया, ये सारी चीज़ों को छोड़ के। फिर प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन यानी कि कंटामिनेटेड फूड का या फीकस कंटेनिंग वायरस को ले लेना, मतलब अंदर इंजेस्ट कर लेना इन द वाटर के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्फेंट्स में यूजुअली देखने को मिलता है जब तक वो मैटरनल एंटीबॉडी से कवर्ड या प्रोटेक्टेड ना हो। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करते हैं पोलियोमाइलाइटिस के। तो सबसे पहले हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइट है वो थ्रोट होता है और इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सॉरी। तो ये इनिशियली जो होता है वो सोर थ्रोट और नोजिया दिखाता है। देन ये वायरस जो है वो टॉन्सिल और लिम्फ नोड्स के थ्रू ये होता है, लिम्फ नोड्स के थ्रू इन्वेड होता है, अंदर जाता है। उसके बाद वो लिम्फ नोड से वो ब्लड में एंटर होता है। ब्लड में एंटर होने के बाद वो क्या करता है, वेसल्स में पेनिट्रेट होने शुरू हो जाता है। उसके बाद सीएनएस में एंटर हो जाता है। अब सीएनएस में एंटर होता है तो क्या होता है, सीएनएस में एंटर हो जाता है तो सीएनएस के नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में वो मल्टीप्लाई होने लगता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होने के कारण हम लोगों को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण एक डेथ देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के कारण डेथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस पढ़ेंगे। तो इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस यानी कि ये क्या होता है, एक ये प्रोटेक्शन होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन या प्रिकॉशन लिया जाता है उसको इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, दो इसमें हम लोग इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस दो फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसके बाद दूसरा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब इनएक्टिव पोलियो वायरस हम लोग एक पेशेंट को देंगे तो एंटीबॉडी तो वैसे भी ये होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। तो वो एंटीबॉडीज क्या करता है, वो वायरस को स्टॉप करता है फ्रॉम स्प्रेडिंग। नर्वस सिस्टम में स्प्रेड होने से वो उसको रोकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस रुक जाता है। बट वो गट में मल्टीप्लाई होने से नहीं रोकता, जिसकी वजह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पोलियो वायरस सबसे पहले एंटर होता है कैसे, इंटेस्टाइन से एंटर होता है। तो इंटेस्टाइन में हम लोग को एंट्री पे हम लोग को वायरस लगाना पड़ेगा। तो कैसे जनरेट होगा, एक नेचुरल, तो कैसे होगा, थ्रू एंटर टू इंटेस्टाइन टू स्टॉप द इन्फेक्शन एंटरिंग द। तो इम्यूनिटी हम लोग को इंटेस्टाइन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी कैसे, नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू हम लोग उस पर इम्यूनिटी बना सकते हैं, ओरल वैक्सीन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गट। इसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोटेक्ट करता है इम्यूनिटी के कारण, एंटीबॉडी के कारण। तो 4 टाइप का होता है, आईजीएम, आईजीजी और न्यूट्रलाइजिंग और आईजीए। तो आईजीएम जो होता है वो 1 वीक से 6 महीने में देखने को मिलता है। फिर आईजीजी जो होता है वो अपीयर होता है लेटर, और फिर बाद में वो पूरे लाइफ में देखने को मिलता है। न्यूट्रलाइजिंग जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है और वो पैरालिसिस को तो रोकता है बट मल्टीप्लिकेशन नहीं रोकता। फिर उसके बाद आईजीए की बात करते हैं। तो आईजीए जो है वो गट में मिलता है, उसके बाद वो प्रिवेंट करता है वायरस की एंट्री और मल्टीप्लिकेशन इन द गट। उसके बाद वो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो मैटरनल एंटी इम्यूनिटी की तरह काम करता है फॉर इन्फेंट्स, और उनमें नहीं होता। तो ये था हमारा पोलियो। हम लोग पढ़ने वाले हैं रेबीज वैक्सीन के बारे में। तो रेबीज वैक्सीन के बारे में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एक वायरल डिजीज है और ये रेडोविरिडे वायरस या फिर रैबिडो वायरस के कारण होता है। ठीक है, बुलेट शेप का होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है। एनिमल सस्टेबिलिटी यानी कि किनको जल्दी हो सकता है। तो कुछ एनिमल्स की सस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम होती है और कुछ का मॉडरेट होता है, जैसे डॉग का मॉडरेट लेवल का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 टाइप की वैक्सीन होता है, एक स्ट्रिक्ट होता है, फिक्स्ड वैक्सीन होता है। स्ट्रिक्ट वैक्सीन जो होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट वायरस और फिक्स्ड वायरस। स्ट्रिक्ट वायरस में क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीट वायरस जो होता है वो नेचुरल रेबीज वायरस जो होता है वो फाउंड होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स में, और ये ऑब्टेन्ड होता है नेचुरल इन्फेक्शन से, जो कि रेबीज ह्यूमन और एनिमल के बाइट से होता है। उसके बाद सम एनिमल्स
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है वायरस वो सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और वो बाइट के थ्रू स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और ये जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है बहुत सारे टिश्यूज़ को इंक्लूडिंग सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद हम लोग ने फिक्स देखा ये लेबोरेटरी मॉडिफाइड रेबीज़ वायरस होता है। ये रिपीट हम लोग इसको कर सकते हैं थ्रू द ब्रेन से। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वायरस को हम लोग ब्रेन से बार बार रिपीट करेंगे रैबिट के, तो उसकी वजह से उसको आदत हो जाएगी उस चीज़ की, उसका प्रॉपर्टी वहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जिसके लिए उसको फिक्स्ड वायरस के नाम से जाना जाता है, जो लेस डेंजरस होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। वायरस जो है वो कैट में, फॉक्स में और डॉग्स में देखा जाता है। मैन इन्फेक्ट कब होता है, जब रेबिड डॉग उसको बाइट कर लेगा तब। उसके बाद उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट जो होता है वो रेबिड एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसमें स्पेसिमेन के फॉर्म में हम लोग इसमें सलाइवा लेंगे, उसके बाद उसका फेशियल स्किन बायोप्सी, कॉर्नियल इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें लेंगे। उसमें बाद एंटी फ्लोरोसेंट उसमें ऐड करेंगे, फ्लोरोसेंट एंटी रेबिड एंटीडोट। उसके बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से। उसके बाद हम लोग को एक ग्लोइंग स्केल दिखाई देगा, इसका मतलब रेबीज का एंटीजन प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ निग्रीज बॉडीज़ की बात करेंगे। तो ये जो है वो ब्रेन सेल्स में फाउंड होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि वो जो वैसे ही नर्व सेल्स में देखने को मिलता है जो रेबीड वायरस से इन्फेक्टेड हो। उसके बाद बात करते हैं हम लोगों इसका क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ वायरस। वायरस जो है वो आइसोलेटेड किससे होता है, CSF से, सलाइवा से, यूरिन से। उसके बाद PCR जो है वो वायरल RNA टेस्ट के लिए होता है। फिर प्रोफाइलैक्सिस की बात करेंगे तो प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर और ये दो चीज़ होती है। तो प्री एक्सपोजर में हम लोग रेबीज़ वैक्सीन हम लोग लैबोरेटरी वर्कर्स को, वेटरनरीज को, एनिमल हैंडल्स को दे देंगे। इसके बाद पोस्ट एक्सपोजर की बात करेंगे तो पोस्ट एक्सपोजर में हम लोग देखेंगे कि रेबीज़ वैक्सीन जो है वो दिया जाता है उनको मतलब एनिमल बाइट के एक्सपोजर के बाद दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग लोकल वुंड का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन देंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। उसके बाद लोकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग उसको सोप और वाटर से 15 मिनट्स तक एटलीस्ट क्लीन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड और अपना क्या होता है आयोडीन एंटीसेप्टिक, ये इनका यूज़ करके हम लोग उसको वॉश करेंगे। उसके बाद डैमेज टिश्यू एक्सरसाइज बट वुंड भी रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको 15 मिनट तक वॉश करेंगे सोपर वाटर से, फिर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड से और आयोडीन एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया रहेगा टिश्यू तो उसको रिमूव करेंगे। और एंटी टिटानस भी हम लोग उसको देंगे अगर नीडेड होगा तो, टिटानस को प्रिवेंट करने के लिए। और एंटीबॉडी देंगे हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हाइपर इम्यून सीरम में इट में कंटेन रेडीमेड एंटीबॉडी अगेंस्ट द रेबीज़ वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये सबसे पहले इसको बनाया जाता है नर्वस टिश्यू से बनाया जाता है इसको। उसके बाद ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी करवा सकता है, इसलिए इसको आज के समय में बहुत कम यूज़ किया जाता है। और ये ओल्ड टाइप ऑफ वैक्सीन है, ठीक है। और इसको कब यूज़ करते हैं, जब डीप बाइट हो या मल्टीपल बाइट हो या फिर बाइट हो किसी फेस पे, नेक पे या फिंगर पे। उसके बाद नॉन न्यूरल वैक्सीन की बात करते हैं तो ये जो है वो सेफ़र और कॉमनली यूज्ड वैक्सीन है आज के समय में, ठीक है। उसके बाद ये मॉडर्न रेबीज़ वैक्सीन है और इसका एग्जाम्पल आता है HDCV यानी कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल स्ट्रेन वैक्सीन HDCV। उसके बाद आता है PCECV प्यूरिफाइड चीक एम्ब्रियो सेल कल्चर्ड वैक्सीन। उसके बाद प्री एक्सपोजर वैक्सीन और पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन की बात करते हैं तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन को हम लोग 3 डोज देने वाले हैं 70 ml का
0, 7 और 21 दिन पे इंट्रामस्कुलर रूट से देने वाले हैं। और ये बूस्टर डोज है, इसको मतलब एक साल में आफ्टर 1 ईयर हर 5 साल में एक बार दिया जाता है। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन की बात करें तो 1.0 ml दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली, और ये डेल्टॉइड रूट से, और कौन से 0, 3, 7, 14 और 30 दिन में दिया जाता है। तो ये था हमारा पूरा रेबीज़ वैक्सीन।